उस राज्य का नाम बताइए जिसमें पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। वह है मगध। बात करते हैं मगध के बारे में। मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर की खोज के आधार पर इतिहासकारों और पुरातत्वविदों का मानना था कि सिंधु घाटी के लोग भगवान शिव की उपासना करते थे। शिव चौपाया पशुपति के स्वामी थे। पशु मोहर दाईं ओर गेंडे और भैंसे तथा बाईं ओर हाथी और बाघ से घिरे थे। योग मुद्रा में बैठे 3 मुख वाले पुरुष देवता का वर्णन मिलता है। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण आधारभूत सिद्धांत क्या माना जाता था? तो अहिंसा। जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत अहिंसा माना जाता था। जैन धर्म के 5 सिद्धांतों में अहिंसा सबसे मौलिक है। भगवान महावीर में अहिंसा परमो धर्म। जैन धर्म में पंचशील सिद्धांत बताए हैं। अहिंसा, सत्य, अप्रिय, अपरिग्रह, अचौर्य तथा अस्तेय और ब्रह्मचर्य। अहिंसा इसका सही जवाब। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को क्या कहा जाता था? तो आगम सूत्र। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को आगम सूत्र कहा जाता है। भगवान महावीर के उपदेश को उनके शिष्यों तथा मौखिक रूप से कई ग्रंथों शास्त्रों में संकलित किया गया था। इन शास्त्रों को जैन आगम या आगम सूत्र के नाम से जाना जाता है। आगम सूत्र जीवन के सभी रूपों, शाकाहार के सख्त नियम, तप, करुणा, अहिंसा और युद्ध के विरोध में महान समादर का ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ अस्तित्व में आई? तो 16 महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में आई। महाजनपद 16 राज्य या कुलीन गणराज्य जो प्राचीन भारत के 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद थे। अंगुत्तर निकाय जैसे बौद्ध ग्रंथ 16 महान राज्यों और गणराज्यों का बार बार उल्लेख करता है। उत्तर पश्चिम में गंधार से लेकर भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी हिस्सों में अंग था। निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में से एक नहीं है जो कि 7वीं और 6ठी सदी के रूप में शुरू में ईसा पूर्व में भारत में मौजूद थे? वह है वैशाली। राजशाही राज्यों में से एक नहीं है वैशाली जो 7वीं और 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में मौजूद थे। ऑप्शन नंबर बी। वज्जी संघ की राजधानी वैशाली को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास गणतंत्र शासन का पहला उदाहरण माना जाता है। गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व अपने मृत्यु से पहले अपना अंतिम उपदेश यहाँ दिया। कहाँ पे? वैशाली। 383 ईसा पूर्व में राजा कालाशोक द्वारा दूसरी बौद्ध संगीति यहाँ बुलाई गई थी, जिसमें यह जैन और बौद्ध दोनों ग्रंथ धर्मों का एक महत्वपूर्ण स्थान बन गया। वैशाली। उसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार। अजातशत्रु राजा बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। उसने 493 से 462 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया। अशोक मौर्य राजवंश का सबसे प्रतापी सम्राट था। उन्होंने लगभग समस्त भारतीय उपमहाद्वीप पर सन 268 ईसा पूर्व में 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी थी। तो 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी राजगिरी दोस्तों 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी थी। मगध पर शासन करने वाला पहला शासक वंश बृहद्रथ वंश को माना जाता था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिव्रज वर्तमान राजगीर हुआ करती थी। उदयन ने गिरिव्रज से अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से हस्तांतरित कर दिया और शिशुनाग वंश ने राजधानी को पाटली से वैशाली में हस्तांतरित कर दिया। वैशाली महान मगध साम्राज्य की तीसरी राजधानी बनी। उसके बाद है
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ हस्तांतरित कर दिया था? मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया था। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया। उदयन हर्यक वंश का भारतीय शासक था जिसने 460 ईसा पूर्व में 440 ईसा पूर्व के दौरान मगध पर शासन किया। वे अजातशत्रु के पुत्र और राजा बिंबिसार के पोते थे। उसके बाद राजा उदयन ने 2 नदियों सेन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। मगध साम्राज्य ने पाटलिपुत्र की केंद्रीय स्थिति के कारण उन्होंने बाद में अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर दिया। उसके बाद है क्वेश्चन, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी विजेता। जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का अर्थ विजेता माना जाता है। जैन साहित्य जीन मतलब विजेता है। जीन वह है जिसमें आत्म अनुशासन के माध्यम से लौकिक और भौतिक अस्तित्व पर विजय प्राप्त की और एक परलौकिक और बाहरी आनंद की स्थिति प्राप्त की है। जीन शब्द का प्रयोग विशेष रूप से त्रितकर फोर्ड मैकर के लिए किया जाता है, जो एक उदाहरणार्थ है जीवन की पूर्व जन्म की धारा को पार करने में सफल रहा और दूसरों के अनुसरण के लिए एक रास्ता बनाया है। जीन विजेता। निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? कणाद ने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है। कणाद कश्यप ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आसपास के दर्शन शास्त्र ने वैशेषिक स्कूल की स्थापना की थी। वैशेषिक 6 भारतीय दर्शनों में एक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार दुनिया का सबसे छोटा अविभाज्य अविनाशी हिस्सा एक परमाणु अणु होता है। निम्न में से किस स्थल पर भगवान बुद्ध ने 4 महान सत्य पर अपना प्रथम उपदेश दिया था? दोस्तों सारनाथ इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ ने डियर पार्क में अपना पहला उपदेश दिया था। डियर पार्क में अपना पहला उपदेश दिया था। उन्होंने अपने पहले धर्मोपदेश में 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उन्होंने अपने इस धर्मोपदेश में 4 आर्य सत्यों की शिक्षा दी। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। हाइडेस्पिसिस का युद्ध किन 2 राजाओं के बीच हुआ? तो दोस्तों सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था हाइडेस्पिसिस का युद्ध, याद रखना है आपको। बात करते हैं हाइडेस्पिसिस की लड़ाई, जिसे झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। महान सिकंदर और राजा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी, प्राचीन यूनानियों को हाइडेस्पिसिस के रूप में जाना जाता है, के तट पर हुआ था। युद्ध के परिणाम स्वरूप ग्रीक सेना की जीत हुई और पोरस का आत्मसमर्पण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं गुजरात के किस शहर में लगेगी? जूनागढ़। ऊपरकोट गुफाएं गुजरात में जूनागढ़ के पूर्वी भाग में स्थित जूनागढ़ बौद्ध गुहा में समूहों का एक भाग है। तथाकथित बौद्ध गुफाएं वास्तव में गुफाएं नहीं हैं, बल्कि भिक्षुओं के क्वार्टर के रूप में उपयोग किए जाने वाले पत्थर से बने कमरों के 3 अलग अलग स्थान हैं। इन गुफाओं को सम्राट अशोक के काल से पहली चौथी शताब्दी ईस्वी तक तराशा गया था। राजा अजातशत्रु के वंश थे। राजा अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। राजा अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व मगध के हर्यक वंश का सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में से एक था। राजा अजातशत्रु जो हर्यक वंश का शासक था, दोस्तों वह राजा बिंबिसार का पुत्र था। वह राजा बिंबिसार के पुत्र थे। वे महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के समकालीन थे। प्राचीन चंपा शहर को डैश महाजनपद की राजधानी माना जाता है। चंपा शहर को अंग महाजनपद की राजधानी माना जाता है। चंपा शहर को महाजनपद की राजधानी माना जाता है। बात करते हैं, माना जाता है कि चंपा अंग के प्राचीन महाजनपद की राजधानी थी। चंपा की पहचान बिहार के भागलपुर के आधुनिक शहर के रूप में की जाती है। चंपा की पहचान बिहार के भागलपुर के आधुनिक शहर के रूप में की जाती है। चंपा यह बाद में मगध द्वारा कब्जा कर लिया गया
और मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध बिष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पक्की मिट्टी टेराकोटा के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध बिष्णुपुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब हो जाएगा। बिष्णुपुर पश्चिम बंगाल में बांकुरा जिला का एक शहर और एक नगर पालिका है। यह 17वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान मल्ल शासकों द्वारा निर्मित टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म का प्रचार किया था? तो सारनाथ। 528 ईसा पूर्व में बोधगया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे 5 सप्ताह के बाद सारनाथ आए और धर्म पर अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन या गति का पहिया की स्थापना के रूप में जाना जाता है। बौद्ध वास्तुकला में वस्तु को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है? तो मेधी कहलाता है। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग मेधी कहलाता है। बौद्ध वास्तुकला में मेधी भक्तों के लिए स्तूप में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पैदल मार्ग को संदर्भित करता है। मेधी से डबल सीढ़ी सोपान द्वारा संपर्क किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से वर्ण को उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार के अनुष्ठान की अनुमति नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शूद्र। माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य को उपनयन संस्कार का अधिकार था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। उपनयन संस्कार वैदिक परंपरा का एक अनुष्ठानिक प्रक्रिया थी। इस प्रक्रिया के माध्यम से वेदाध्ययन के इच्छुक छात्र को परिमार्जन किया जाता था। महाजनपद काल के दौरान वज्जी गणराज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वैशाली। महाजनपद काल के दौरान वज्जी गणराज्य की राजधानी वैशाली मानी जाती थी। बात करते हैं वज्जी का, तो यह क्षेत्र बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे उत्तर में स्थित था। नेपाल का मधेश तक विस्तृत था। वैशाली वज्जी महाजनपद की राजधानी थी। यह एक छोटे छोटे राजाओं का संघ था जिसे गण या संघ के रूप में जाना जाता है। अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के संबंध में वसास्करा नामक एक मंत्रों का बौद्ध के पास उनके परामर्श लेने के लिए भेजा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वज्जी। अजातशत्रु ने निम्नलिखित में से किस पर आक्रमण करने के बाद वज्जी पर आक्रमण करने के संबंध में वसास्कर नामक अपने मंत्री को बुद्ध के पास उनका परामर्श लेने के लिए भेजा था? तो वज्जी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं अजातशत्रु राजा बिंबिसार के पुत्र थे तथा गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के समकालीन थे। अजातशत्रु वज्जी पर आक्रमण करना चाहता था। उसने इस मुद्दे पर सलाह लेने के लिए अपने मंत्री को वसास्कार नाम के मंत्री को बुद्ध के पास भेजा। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरियर तथा बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी जो मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में कार्यरत थे। उन्होंने 1336 ईसा पूर्व में तुंगभद्रा के दक्षिण किनारे पर विजयनगर शहर की स्थापना की। उन्होंने हम्पी को राजधानी बनाया। 1936 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा हम्पी को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। कौन सा भारतीय राज्य बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर गुफाओं के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। कौन सा राज्य? बिहार राज्य दोस्तों बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है। बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है बिहार। बात करते हैं बराबर पहाड़ी गुफाएं बिहार के महाजनपद जहानाबाद जिले के मखदुमपुर क्षेत्र में स्थित है।
वे भारत में सबसे पुरानी जीवित रॉक कट गुफाएं हैं जो मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व के काल की है। बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध विहार। बात करते हैं बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा ध्यान कक्ष भिक्षुओं के रहने का स्थान था? तो विहार। बौद्ध वास्तुकला में विहार शब्द का अर्थ मानसून के दौरान यात्रा करने वाले भिक्षुओं के लिए एक अस्थायी आश्रय है। ये मठवासी संरचनाएं हैं जो चट्टानों को काटकर या ईंटों से बनाई गई थी। यह एक चैत्य हॉल और एक स्तूप के साथ 100 निहित इकाइयाँ थी। पूजा का मुख्य केंद्र उनसे जुड़ा हुआ था। बुद्ध डैश नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। तो दोस्तों बुद्ध एक शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे। बात करते हैं बुद्ध शाक्य गण नामक एक छोटे गण से संबंधित थे जो प्राचीन भारत में मौजूद एक छोटा गणराज्य था। उनका जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु में शाक्य गण में एक क्षत्रिय राजकुमार के रूप में हुआ था।